दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल वीके स्टोरी वर्ल्ड में। यहाँ मिलेंगी आपको रहस्यमयी और रोमांचक स्टोरियाँ। तो स्टोरी अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। शहर की जगमगाती रोशनी से दूर एक टूटी हुई बस्ती के आखिरी कोने में एक छोटा सा कमरा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और कमरे के अंदर विजय अपनी 8 साल की छोटी बहन गुड़िया के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा था। गुड़िया को तेज बुखार था, उसका शरीर तप रहा था और उसकी सांसें उखड़ी उखड़ी सी थी। विजय के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। 1 साल पहले एक सड़क हादसे में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। तब से उसने हर वो काम किया जो एक इंसान कर सकता है, मजदूरी, सफाई, यहाँ तक कि लोगों के बोझ ढोना। लेकिन आज किस्मत ने उसे घुटनों पर ला दिया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, विजय, इसकी सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे, वरना। विजय ने मुट्ठी भींची। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक तड़प थी। उसने अपने पिता की एक पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उनके एक पुराने दोस्त डॉक्टर शास्त्री का पता लिखा था। उसके पिता हमेशा कहते थे कि शास्त्री एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट हैं, लेकिन थोड़े सनकी हैं। गुड़िया, मैं अभी आता हूँ। हिम्मत मत हारना, विजय बुदबुदाया और बाहर बारिश में दौड़ पड़ा। डॉक्टर शास्त्री की लैब। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी लेकिन हाईटेक हवेली थी। विजय वहां पहुंचा और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा, बिखरे बालों वाला आदमी बाहर आया। कौन हो तुम? डॉक्टर शास्त्री ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा। मैं विजय हूँ, रामनाथ का बेटा। अंकल, मुझे मदद चाहिए, मेरी बहन मर रही है, विजय हांफते हुए बोला। डॉक्टर शास्त्री की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने विजय को अंदर बुलाया। विजय ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। शास्त्री ने पहले तो अपनी जेब से 10,000 रुपए निकालकर विजय के हाथ पर रखे और कहा, ये लो, इससे अभी के लिए दवाइयां ले लो। विजय ने पैसे लिए, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अंधेरा था। अंकल, ये तो सिर्फ कुछ दिनों की बात है, मुझे 2 लाख चाहिए। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। डॉक्टर शास्त्री खामोश हो गए। उन्होंने विजय को ऊपर से नीचे तक देखा। विजय की कदकाठी साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी, वो किसी साधारण इंसान में नहीं होती। विजय, शास्त्री ने गंभीरता से कहा, मेरे पास यहाँ पृथ्वी पर तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेज सकता हूँ जहाँ तुम इतना कमा सकते हो कि तुम्हारी बहन का इलाज क्या, तुम पूरी दुनिया खरीद सको। विजय की आंखें फटी रह गईं। कहाँ? एक दूसरी दुनिया, एक ऐसा ग्रह जिसे एथेरिया कहा जाता है। शास्त्री ने एक विशाल मशीन की ओर इशारा किया जो बिजली की गड़गड़ाहट के साथ गूंज रही थी। यह एक पोर्टल है। एथेरिया बिल्कुल पृथ्वी जैसा है, लेकिन वहां के नियम अलग हैं। वहां पैसे का कोई महत्व नहीं है। वहां जो चलता है वो है प्राण शक्ति, एसेंस। जिसके पास जितनी ताकत है, वो उतना ही अमीर है। वहां के लोग आम इंसानों से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। क्या मैं वहां से पैसे ला सकता हूँ? विजय ने पूछा। वहां से तुम एथेरियम क्रिस्टल्स ला सकते हो। यहाँ की दुनिया में एक छोटे से क्रिस्टल की कीमत करोड़ों में है। लेकिन याद रखना, वहां मौत हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार करेगी। क्या तुम अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? विजय ने एक पल के लिए अपनी बीमार बहन का चेहरा याद किया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ। महाप्रयाण, एथेरिया में आगमन। डॉक्टर शास्त्री ने विजय को एक विशेष सूट पहनाया और उसके गले में एक छोटा सा लॉकेट डाल दिया। यह लॉकेट तुम्हारी भाषा को वहां के लोगों के हिसाब से बदल देगा और तुम्हारी ऊर्जा को ट्रैक करेगा। जाओ विजय, शूरवीर बनो। एक तेज धमाका हुआ और विजय को महसूस हुआ जैसे उसका शरीर हजारों टुकड़ों में टूट रहा है। जब उसकी आंखें खुली तो वह जमीन पर पड़ा था। आसमान नीला नहीं, बल्कि गहरा बैंगनी, पर्पल था। पेड़ पौधे विशाल थे और हवा में एक अजीब सी बिजली महसूस हो रही थी। विजय अभी संभल ही रहा था कि उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। अचानक उसके सामने 7 फुट लंबा एक जीव आकर खड़ा हो गया। वह दिखने में इंसान जैसा था, लेकिन उसकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त थी और उसकी पीठ पर एक विशाल तलवार लटकी थी। उस जीव ने विजय की ओर देखा और ठहाका मारकर हंसा। एक कमजोर पृथ्वीवासी, यहाँ क्या करने आए हो, कीड़े? क्या तुम्हें पता नहीं कि एथेरिया में कमजोरों को जीने का हक नहीं है? उसने अपनी तलवार निकाली और विजय की गर्दन की ओर घुमाई। विजय की धड़कनें रुक गई। उसे एहसास हुआ कि डॉक्टर शास्त्री ने जो कहा था वो सच था। यहाँ केवल ताकत की पूजा होती है। विजय जमीन पर गिरा, लेकिन इस बार डर से नहीं। उसके अंदर एक अजीब सा उबाल उठ रहा था। उसके गले के लॉकेट से एक लाल रोशनी निकली। अगर जीने के लिए लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, विजय चिल्लाया।
तभी विजय को अपने शरीर के अंदर एक सोई हुई शक्ति के जागने का अनुभव हुआ। उसकी नसें फटने लगी और उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। यह उसकी शूरवीर यात्रा की पहली किरण थी। कहानी का पिछला हिस्सा। विजय डॉक्टर शास्त्री के पोर्टल से एथेरिया पहुंचता है, एक ऐसी दुनिया जहां केवल ताकत मायने रखती है। वहां उतरते ही उसका सामना एक पत्थर जैसी त्वचा वाले विशाल योद्धा से होता है, जो उसे मारने के लिए तलवार उठाता है। लेकिन विजय के गले का लॉकेट चमकता है और उसके अंदर एक सोई हुई शक्ति जागती है। अब आगे। विजय के शरीर में हो रहा दर्द असहनीय था। ऐसा लग रहा था कि उसकी नसें फट जाएंगी और पिघला हुआ लोहा उसकी हड्डियों में बह रहा है। उसकी आंखों के सामने जो लाल रोशनी थी, वह अब और गहरी हो गई थी। उसने उस विशाल योद्धा की ओर देखा, जो उसकी आंखों में आते बदलाव को देखकर एक पल के लिए ठिठक गया था। यह यह क्या है? पत्थर जैसे योद्धा ने बुदबुदाया। उसकी तलवार हवा में ही रुक गई। एक पृथ्वीवासी के पास इतनी प्राण शक्ति। विजय को होश नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह केवल एक ही चीज महसूस कर रहा था, जीने की भूख और अपनी बहन को बचाने की तड़प। उसने अपने हाथ की मुट्ठी भींची और जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा में एक तेज गड़गड़ाहट हुई। उसके हाथ के चारों ओर एक छोटी सी लाल ऊर्जा की आंधी बन गई। तुम तुम तो अभी अभी आए हो। तुम ऊर्जा को नियंत्रित कैसे कर सकते हो? योद्धा चिल्लाया, और इस बार डर उसकी आवाज में साफ था। लेकिन विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि योद्धा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। विजय का लाल ऊर्जा से भरा मुक्का उस योद्धा के पत्थर जैसे सीने पर लगा। धमाका, एक विशाल पत्थर के टूटने जैसी आवाज। योद्धा पीछे की ओर उड़ा और एक विशाल पेड़ से जाकर टकराया। पेड़ जड़ से उखड़ गया और वह योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्थर जैसी त्वचा फट गई थी और वह बेजान हो गया था। तिलस्मी पत्थर का रहस्य। विजय हाँफ रहा था। उसके शरीर की ऊर्जा वापस लॉकेट में जा रही थी। वह अपनी मुट्ठी को देख रहा था, जिसे उसने अभी अभी इस्तेमाल किया था। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने उस राक्षस जैसे योद्धा को एक ही वार में हरा दिया। वह धीरे धीरे मरे हुए योद्धा की ओर बढ़ा। तभी उसने देखा कि उस योद्धा के बेजान शरीर से एक धुंधली सी नीली रोशनी निकल रही है। उसने पास जाकर देखा। योद्धा के सीने पर, जहां विजय ने मुक्का मारा था, एक छोटा सा चमकता हुआ नीला पत्थर पड़ा था। विजय ने जैसे ही उस पत्थर को हाथ लगाया, उसे अपने पूरे शरीर में एक सुखद ठंडक महसूस हुई। उसकी थकान गायब हो गई और उसके घाव पल भर में भर गए। उसे डॉक्टर शास्त्री की बात याद आई, वहां जो चलता है वो है प्राण शक्ति, और तुम वहां से एथेरियम क्रिस्टल्स ला सकते हो। विजय ने उस नीले पत्थर को ध्यान से देखा। यह एक साधारण पत्थर नहीं था। वह महसूस कर सकता था कि इस पत्थर के अंदर एक प्रचंड ऊर्जा कैद है। तभी उसके लॉकेट से डॉक्टर शास्त्री की आवाज गूंजी, जो शायद पहले से रिकॉर्ड की गई थी। विजय, अगर तुम यह सुन रहे हो, तो इसका मतलब तुमने अपना पहला दुश्मन हरा दिया है। एथेरिया में हर प्राणी के पास प्राण शक्ति होती है। जब तुम उन्हें हराते हो, तो उनकी ऊर्जा एक तिलस्मी पत्थर में बदल जाती है। शास्त्री की आवाज जारी रही, याद रखना विजय, जितना शक्तिशाली जानवर या योद्धा होगा, उसका तिलस्मी पत्थर भी उतना ही शक्तिशाली होगा। एक कमजोर पत्थर केवल तुम्हारे घाव भर सकता है, लेकिन एक शक्तिशाली पत्थर तुम्हें इतनी ताकत दे सकता है कि तुम पहाड़ तोड़ सको। और एथेरिया के शूरवीर बनने के लिए तुम्हें सबसे शक्तिशाली पत्थरों को हासिल करना होगा। पहला शिकार, खतरनाक जंगली जानवर का सामना। विजय समझ गया, यह नीला पत्थर केवल एक शुरुआत थी। उसे और अधिक शक्तिशाली पत्थरों की जरूरत थी, इतने शक्तिशाली कि वह उन्हें पृथ्वी पर ले जाकर अपनी बहन का इलाज करवा सके। उसने उस नीले पत्थर को अपने लॉकेट में रख लिया। लॉकेट ने उस ऊर्जा को सोख लिया और एक हल्की सी लाल चमक दी। विजय अब और निडर महसूस कर रहा था। वह घने जंगल में और अंदर चला गया। उसे पता था कि उसे पत्थरों की जरूरत है और पत्थरों के लिए उसे लड़ना होगा। चलते चलते वह एक छोटी सी गुफा के पास पहुंचा। वहां से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। अचानक गुफा के अंदर से दो बड़ी पीली आंखें चमकती हुई दिखाई दी। एक विशाल 3 सरों वाला कुत्ता गुफा से बाहर निकला। यह कुत्ता आम कुत्तों से 10 गुना बड़ा था और उसके तीनों मुंह से लार टपक रही थी। उसकी त्वचा काली और सख्त थी और उसकी आंखों में केवल खून की प्यास थी। यह यह तो एक छाया भेड़िया से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, विजय ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। यह जानवर पिछले योद्धा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस हो रहा था। इसका मतलब था कि इसका तिलस्मी पत्थर भी कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। महायुद्ध। विजय बनाम 3 सरों वाला जानवर। जानवर ने विजय को देखते ही एक भयानक दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा।
विजय अब डरने वाला नहीं था। उसने अपनी लाल ऊर्जा को फिर से जगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह ऊर्जा उतनी आसानी से नहीं आई। शास्त्री ने कहा था कि प्राण शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास चाहिए, लेकिन विजय के पास वक्त नहीं था। जानवर ने हवा में छलांग लगाई और विजय की ओर बढ़ा। विजय ने मुश्किल से अपने आप को बचाया। जानवर के पंजों से जमीन पर गहरे खरोंच पड़ गए। विजय को याद आया कि डॉक्टर शास्त्री ने उसे एक विशेष सूट पहनाया था। उसने सूट के बटनों को दबाया। सूट के हाथों और पैरों में छोटी छोटी जेट बूस्टर जैसी ऊर्जा की नली खुल गई। उसने जानवर के नीचे से भागते हुए उस पर हमला किया। उसका मुक्का जानवर के पेट पर लगा। जानवर एक पल के लिए पीछे हटा, लेकिन उसे कोई खास चोट नहीं आई। इसकी त्वचा बहुत सख्त है, विजय ने सोचा। तभी जानवर ने अपने एक सर से एक जहरीला धुआं छोड़ा। विजय ने अपनी सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन वह धुआं बहुत तेज था। उसका सर चकराने लगा। म्यूजिक सस्पेंस और एक्शन से भर जाता है। मैं मैं नहीं हार सकता। गुड़िया। विजय ने अपनी पूरी ताकत बटोरी। उसने ध्यान दिया कि जानवर के तीनों सरों के बीच एक छोटा सा चमकता हुआ हिस्सा है। शायद वह उसका कमजोर बिंदु था। विजय ने एक जोखिम भरा कदम उठाया। उसने अपनी सारी ऊर्जा को अपने पैरों में केंद्रित किया और जानवर की ओर सीधे दौड़ा। जानवर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विजय ने के बूस्टर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर से छलांग लगा दी। वह जानवर की पीठ पर उतरा। उसने अपनी पूरी प्राण शक्ति को अपने मुक्के में लाया और उस चमकते हुए हिस्से पर पूरी ताकत से वार किया। धमाका और जानवर की कराहने की आवाज। जानवर का शरीर कांपने लगा। उसके तीनों सर नीचे गिर गए। वह बेजान होकर जमीन पर ढह गया। इनाम, सबसे शक्तिशाली तिलस्मी पत्थर। विजय जमीन पर गिर पड़ा। वह थककर चूर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की खुशी थी। उसने जानवर के बेजान शरीर की ओर देखा। इस बार जो रोशनी निकल रही थी वह नीली नहीं, बल्कि सुनहरी थी। जानवर के सीने से एक विशाल चमकता हुआ सुनहरी क्रिस्टल बाहर निकला। यह क्रिस्टल पिछले नीले पत्थर से 10 गुना बड़ा और शक्तिशाली था। विजय ने जैसे ही उसे छुआ, उसे महसूस हुआ जैसे एक पूरी बिजली का झटका उसके शरीर में दौड़ गया। लेकिन इस बार वह झटका उसे ताकत दे रहा था, न कि दर्द। शास्त्री की आवाज फिर गुंजी, शाबाश विजय। यह एक स्वर्ण ग्रेड, गोल्ड ग्रेड तिलस्मी पत्थर है। यह केवल एक ताकतवर असुर श्रेणी के जानवर से ही मिलता है। इसे अपने पास रखो। यह तुम्हें न केवल ताकत देगा, बल्कि इसकी कीमत पृथ्वी पर अनमोल है। विजय ने उस सुनहरी पत्थर को अपने लॉकेट में रख लिया। लॉकेट की चमक अब और तेज हो गई थी। वह समझ गया था कि यह एथेरिया में जीने का रास्ता है। अगर ये आप यहाँ तक स्टोरी सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। उसे और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। अपनी बहन के लिए, अपने पिता के दोस्त के लिए और खुद को शूरवीर साबित करने के लिए। विजय ने उठकर जंगल की ओर देखा। अब उसे जंगल खतरनाक नहीं, बल्कि अवसरों से भरा हुआ लग रहा था। उसकी शूरवीर यात्रा अब सचमुच शुरू हुई थी। विजय ने उस सुनहरी तिलस्मी पत्थर को जैसे ही अपने लॉकेट के करीब लाया, लॉकेट ने उसे पूरी तरह सोख लिया। अचानक विजय को महसूस हुआ कि उसके शरीर का तापमान बढ़ रहा है। उसकी मांसपेशियों में खिंचाव होने लगा और उसकी हड्डियां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के अंदर सोई हुई कोई बड़ी ताकत अब धीरे धीरे जाग रही है। उसने अपने सामने लगे एक विशाल पत्थर पर हल्का सा प्रहार किया, और देखते ही देखते वह विशाल पत्थर रेत की तरह बिखर गया। विजय अपनी इस नई ताकत को देखकर हैरान था, लेकिन उसे पता था कि शांत बैठने का वक्त नहीं है। एथेरिया की रात बहुत खतरनाक होती है और यहाँ सूरज ढलते ही अंधेरे की शक्तियां जाग उठती हैं। जैसे ही आसमान का रंग और गहरा बैंगनी हुआ, जंगल के बीच से किसी के चलने की आहट आई। विजय तुरंत सतर्क हो गया। उसे लगा कि शायद कोई और जानवर आ रहा है, लेकिन झाड़ियों को चीरते हुए जो बाहर निकला वह कोई जानवर नहीं, बल्कि इंसानों जैसा दिखने वाला एक योद्धा था। उसने चांदी की चमकती हुई ढाल पहन रखी थी और उसके हाथ में एक नीली बिजली वाली कुल्हाड़ी थी। तो एक नया शिकारी इस इलाके में आया है, उस योद्धा ने अपनी भारी आवाज में कहा। उसकी आंखों में विजय के लिए नफरत और लालच साफ दिख रहा था। तुम्हारे लॉकेट की चमक बता रही है कि तुमने अभी अभी एक स्वर्ण ग्रेड का पत्थर हासिल किया है। वह पत्थर मुझे दे दो, तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। विजय ने अपनी मुट्ठी कसी। यह पत्थर मेरी बहन की जिंदगी है। इसे हासिल करने के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगाई है। इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। वो योद्धा जोर से हंसा। यहाँ एथेरिया में हक नाम की कोई चीज नहीं होती, छोटे। यहाँ सिर्फ ताकत का राज चलता है।
अगर तुम इस पत्थर को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। बिना किसी चेतावनी के उस योद्धा ने अपनी बिजली वाली कुल्हाड़ी से हवा में वार किया। कुल्हाड़ी से एक नीली बिजली की लहर निकली और सीधी विजय की ओर बढ़ी। विजय ने फुर्ती से छलांग लगाई, लेकिन बिजली की उस लहर ने उसके सूट के एक हिस्से को झुलसा दिया। विजय समझ गया कि यह योद्धा उस 3 सरों वाले जानवर से कहीं ज्यादा शातिर और ताकतवर है। उसे केवल अपनी शारीरिक ताकत पर नहीं, बल्कि अपने दिमाग पर भी भरोसा करना होगा। उसने अपनी प्राण शक्ति को अपने पैरों में केंद्रित किया और बिजली की गति से उस योद्धा के पीछे पहुंच गया। लेकिन योद्धा अनुभवी था। उसने अपनी ढाल से विजय के वार को रोक लिया। मुक्का ढाल से टकराते ही एक जोरदार धमाका हुआ और विजय पीछे की ओर जा गिरा। बस इतना ही, योद्धा ने चिढ़ाते हुए कहा और अपनी कुल्हाड़ी को हवा में घुमाने लगा, जिससे वहां का तापमान और गिर गया। विजय जमीन पर पड़ा था। तभी उसे डॉक्टर शास्त्री की एक बात याद आई। प्राण शक्ति को बाहर निकालने के बजाय उसे अपने अंदर महसूस करो। विजय ने अपनी आंखें बंद की। उसने उस सुनहरी पत्थर की ऊर्जा को महसूस किया जो अब उसके रक्त में बह रही थी। उसने सोचा कि अगर वह इस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर ले तो वह खुद एक हथियार बन सकता है। जैसे ही योद्धा ने अंतिम वार करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई, विजय की आंखों से तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसने चिल्लाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से एक विशाल ऊर्जा का गोला निकला जो सीधा उस योद्धा की ढाल को चीरते हुए उसके सीने में जा लगा। योद्धा की ढाल के परखच्चे उड़ गए और वह कई फुट दूर जाकर एक चट्टान से टकराया। उसकी कुल्हाड़ी दूर जाकर गिरी और उसकी चमक बुझ गई। वह योद्धा कराहते हुए नीचे गिरा। उसकी छाती से एक बैंगनी रंग का तिलस्मी पत्थर बाहर निकलकर हवा में तैरने लगा। विजय लड़खड़ाते हुए उस योद्धा के पास पहुंचा। वह योद्धा अब हार मान चुका था। तुम तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारी ऊर्जा, वह किसी सम्राट जैसी है, योद्धा ने आखिरी सांस लेते हुए कहा। विजय ने उस बैंगनी पत्थर को उठाया। यह पत्थर सुनहरी पत्थर से भी अलग था। इसमें से एक अजीब सी कंपन निकल रही थी। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसे एथेरिया के एक नक्शे का आभास हुआ। उसे दिखने लगा कि इस ग्रह के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मंदिर है, जहां शायद सबसे शक्तिशाली पत्थर मौजूद है। विजय को अब अपनी मंजिल मिल चुकी थी। उसे उस मंदिर तक पहुंचना था, क्योंकि वही पत्थर उसकी बहन को हमेशा के लिए ठीक कर सकता था और उसे इस ग्रह का सबसे बड़ा शूरवीर बना सकता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस बैंगनी पत्थर को हासिल करते ही उसने एथेरिया के सबसे बड़े कबीले की दुश्मनी मोल ले ली थी। अब पूरे ग्रह के शिकारी उसके पीछे आने वाले थे। विजय ने बैंगनी पत्थर को अपने लॉकेट में समाहित किया तो उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना का विस्तार हो रहा है। उसे जंगल के दूर दराज के इलाकों में मौजूद हलचल भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन वह जानता था कि आराम का समय नहीं है। उस योद्धा को हराने के बाद अब वह इस इलाके के शिकारियों की नजरों में आ चुका था। विजय ने नक्शे के संकेतों का पीछा करना शुरू किया। वह घने जंगलों, उबलती हुई नदियों और बर्फीली पहाड़ियों को पार करता हुआ उस रहस्यमयी मंदिर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे छोटे मोटे जानवरों का सामना करना पड़ा, जिन्हें उसने अपनी नई शक्ति से आसानी से ढेर कर दिया, लेकिन उसे तलाश थी किसी ऐसी चीज की जो उसे मंदिर के रक्षकों से लड़ने के काबिल बना सके। चलते चलते वह एक ऐसी घाटी में पहुंचा जहां की मिट्टी पूरी तरह काली थी और हवा में सल्फ्यूरिक गंध भरी थी। अचानक जमीन कांपने लगी। विजय संभल पाता उससे पहले ही जमीन फाड़कर एक विशाल लावा बिच्छू बाहर निकला। उसका शरीर धधकते हुए अंगारों जैसा लाल था और उसकी पूंछ से पिघला हुआ लावा टपक रहा था। विजय ने हमला करने के लिए अपनी ऊर्जा बटोरी। तभी एक कड़कती हुई आवाज आई, रुको। अगर तुमने इसे इसके सर पर मारा तो यह फट जाएगा और पूरी घाटी को जला देगा। विजय ठिठक गया। उसने मुड़कर देखा तो एक ऊंची चट्टान पर एक लड़की खड़ी थी। उसने गहरे हरे रंग की शिकारी पोशाक पहनी थी और उसके कंधे पर एक अजीब सा चमकने वाला धनुष था। उसने बिना वक्त गवाए एक तीर चलाया। वह तीर सीधा बिच्छू के पैर के जोड़ों में जाकर लगा और उसे वहीं जमा दिया। इसकी पूंछ के ठीक नीचे मारो, वही इसका असली कमजोर हिस्सा है, लड़की चिल्लाई। विजय ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसने अपनी सुनहरी ऊर्जा को अपने पैरों में भरकर एक ऊंची छलांग लगाई और सीधे बिच्छू की पूंछ के नीचे अपने मुक्के से प्रहार किया। बिच्छू एक दर्दनाक चीख के साथ ढेर हो गया और उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। जैसे ही बिच्छू शांत हुआ, उसके शरीर से एक नारंगी रंग का बड़ा तिलस्मी पत्थर बाहर निकला। विजय ने उसे उठाया और उस लड़की की ओर देखा। तुम कौन हो और तुमने मेरी मदद क्यों की? विजय ने पूछा। लड़की नीचे कूदकर उसके पास आई। उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थी। मेरा नाम मीरा है। मैं इस घाटी की एक निर्वासित शिकारी हूँ और मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मुझे उस मंदिर तक पहुंचना है जहां तुम जा रहे हो।
अकेले तुम वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि उस मंदिर का रास्ता मौत की खदानों से होकर जाता है। विजय ने उसे शक की निगाह से देखा। तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ जा रहा हूँ? मीरा ने विजय के गले में चमक रहे लॉकेट की ओर इशारा किया। वह लॉकेट, वह एक सम्राट की चाबी है। एथेरिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका असली इस्तेमाल क्या है। तुम एक पृथ्वीवासी हो, है ना? डॉक्टर शास्त्री ने तुम्हें भेजा है। विजय हैरान रह गया। उसे पहली बार इस अनजान ग्रह पर कोई ऐसा मिला था जो उसके बारे में जानता था। अगर तुम सच कह रही हो तो मुझे बताओ कि उस मंदिर में ऐसा क्या है, विजय ने गंभीर होकर पूछा। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, वहां शून्य पत्थर, जीरो स्टोन रखा है। वह पत्थर सिर्फ ताकत नहीं देता, वह समय और स्थान को बदलने की शक्ति रखता है। तुम उससे अपनी बहन को बचा सकते हो, लेकिन एथेरिया के बड़े कबीले उस पत्थर को अपनी सेना बनाने के लिए चाहते हैं। विजय को समझ आ गया कि उसकी राह अब और भी मुश्किल होने वाली है। मीरा के पास जानकारी थी और विजय के पास वह अपार शक्ति जो हर पल बढ़ रही थी। दोनों ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी घाटी के दूसरे छोर से सींगों की आवाज गूंजी। यह रक्तकबीले के घुड़सवारों की आवाज थी। वे विजय के पीछे आ रहे थे। हमें भागना होगा, मीरा ने अपना धनुष कसते हुए कहा। अगर उन्होंने हमें यहाँ घेर लिया तो हम कभी उस खदान तक नहीं पहुंच पाएंगे। विजय ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक योद्धा का संकल्प था। भागेंगे नहीं मीरा। अगर वे युद्ध चाहते हैं तो उन्हें युद्ध ही मिलेगा। विजय ने पहली बार महसूस किया कि उसके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच जैसा घेरा बन गया है। यह उसकी शक्तियों का अगला स्तर था। वह अब केवल अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि एथेरिया के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने के लिए तैयार था। विजय और मीरा तेजी से घाटी की ढलानों को पार करते हुए मौत की खदानों के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। पीछे से रक्तकबीले के घुड़सवारों के घोड़ों की टापें साफ सुनाई दे रही थी। उन घुड़सवारों के पास ऐसे जानवर थे जिनके पैर आग उगल रहे थे और उनकी आंखों से खून जैसा लाल प्रकाश निकल रहा था। जल्दी करो विजय। खदान के अंदर एक बार पहुंच गए तो वे हमें आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, मीरा ने चिल्लाते हुए एक अंधेरी गुफा की ओर इशारा किया। जैसे ही वे अंदर घुसे, गुफा का तापमान अचानक गिर गया। खदान के अंदर की दीवारें काली थी और उनमें से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। यह रोशनी किसी पत्थर की नहीं, बल्कि वहां रहने वाले भयानक जीवों की थी। यहाँ संभल कर रहना, मीरा ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। इन खदानों में छाया भक्षक रहते हैं। वे तुम्हारी आंखों से नहीं, बल्कि तुम्हारी धड़कनों से तुम्हारा शिकार करते हैं। अभी मीरा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गुफा की छत से एक विशाल काला साया नीचे गिरा। वह साया किसी मकड़ी जैसा था, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा डरावना था। उसने अपनी लंबी और नुकीली टांग से विजय पर हमला किया। विजय ने फुर्ती से बाजू हटकर अपना मुक्का हवा में लहराया। उसकी मुट्ठी से सुनहरी आग निकली, जिसने उस अंधेरे जीव को पीछे धकेल दिया। लेकिन तभी गुफा के चारों कोनों से दर्जनों ऐसे ही जीव रेंगते हुए बाहर निकलने लगे। मीरा, तुम रास्ता साफ करो, इन्हें मैं संभालता हूँ, विजय ने दहाड़ते हुए कहा। उसने अपने दोनों हाथों को जमीन पर मारा। उसके शरीर से एक जोरदार शॉकवेव निकली, जिसने आसपास के पत्थरों को चकनाचूर कर दिया। वह अब जान चुका था कि उसकी शक्ति केवल मुक्कों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित कर सकता है। तभी खदान के मुख्य द्वार पर एक जोरदार धमाका हुआ। रक्तकबीले का सरदार कालक अपने विशाल भैंसे जैसे जानवर पर सवार होकर अंदर आ चुका था। उसके हाथ में एक ऐसी तलवार थी जिससे काला धुआं निकल रहा था। उस लड़के को जिंदा पकड़ो, मुझे वह सम्राट का लॉकेट चाहिए, कालक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। अब विजय दो तरफा मुसीबत में था। एक तरफ वे डरावने जीव थे और दूसरी तरफ कालक की क्रूर सेना। विजय, यहाँ देखो, मीरा ने एक पुरानी भारी मशीन की ओर इशारा किया जो खदान के बीचों बीच लगी थी। यह एक प्राचीन ऊर्जा उत्सर्जक है। अगर तुम इसमें अपनी प्राण शक्ति डाल सको तो यह एक ऐसा धमाका करेगा जो केवल इन छाया भक्षकों और सैनिकों को पीछे धकेल देगा। विजय उस मशीन की ओर दौड़ा। कालक के दो सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विजय ने हवा में घूमकर एक जोरदार लात मारी, जिससे वे सैनिक दूर जा गिरे। उसने मशीन के हैंडल को पकड़ा और अपनी पूरी सुनहरी ऊर्जा उसमें झोंक दी। मशीन तेज आवाज के साथ कांपने लगी। उसकी रोशनी सुनहरी से सफेद होने लगी। पीछे हटो, विजय चिल्लाया। एक जोरदार रोशनी का धमाका हुआ। उस रोशनी के संपर्क में आते ही छायाभक्षक जीव राख में बदल गए और कालक के सैनिक अंधे होकर पीछे हटने लगे। यहाँ तक कि कालक को भी अपनी आंखें ढकनी पड़ी। उस धमाके के बीच से एक बहुत बड़ा और चमकदार मैजेंटा रंग का पत्थर जमीन फाड़कर बाहर निकला। यह खदान का मुख्य ऊर्जा केंद्र था,
जैसे ही विजय ने उस पत्थर को छुआ, उसे लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। उसे अपनी बहन गुड़िया की आवाज सुनाई दी, जो उसे पुकार रही थी। साथ ही उसे एथेरिया के सम्राट का चेहरा दिखा, जो बिल्कुल उसके पिता जैसा लग रहा था। विजय, जल्दी करो, रास्ता खुल गया है, मीरा ने उसे धक्का दिया। धमाके की वजह से खदान के अंदर एक गुप्त रास्ता खुल गया था जो सीधे मंदिर की पहाड़ियों की ओर जाता था। विजय ने वह मैजेंटा पत्थर उठाया और मीरा के साथ उस रास्ते में कूद गया। जब रोशनी शांत हुई, कालक गुस्से से पागल हो रहा था। वह बचकर नहीं जा सकता। वह अब उस मंदिर की ओर जा रहा है जहां जाने वाला आज तक जिंदा वापस नहीं आया। उधर गुप्त रास्ते से बाहर निकलते ही विजय और मीरा एक विशाल मैदान में थे, जहां दूर एक सोने का बना हुआ मंदिर बादलों के ऊपर चमक रहा था। लेकिन उस मैदान में हजारों की संख्या में पत्थर के योद्धा खड़े थे, जो किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। विजय ने महसूस किया कि उस मैजेंटा पत्थर को छूने के बाद उसकी ताकत अब एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। अब उसका शरीर केवल एक इंसान का नहीं, बल्कि एक शूरवीर का शरीर बन चुका था। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना कि आप यहाँ तक सुन रहे हैं कि नहीं कहानी।